बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन, कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सर्जन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं, फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से भिन्न कैसे है? क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कुछ लोग यह मानते हैं कि जनसंख्या एक दायित्व है, न कि एक परिसंपत्ति, किंतु यह सच नहीं है। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है यदि हम उनमें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं हैं, अपितु वे राष्ट्रीय संपत्तियों के उत्पादक भी हैं। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भूमि एवं पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। किसी बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण पर किए गए निवेश के बदले में वह भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक आय एवं समाज में बेहतर योगदान के रूप में उच्च प्रतिफल दे सकता है। शिक्षित लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने स्वयं के लिए शिक्षा का महत्व जान लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादकता देश के विकास में योगदान देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? उत्तर में आप लिखेंगे, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य की भूमिका निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे केवल एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही अपने काम के साथ न्याय कर सकता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों आपके लिए, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार, संगठन एवं देश के लिए दायित्व है। कोई भी संगठन ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण पूरी दक्षता से काम न कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है स्वास्थ्य न केवल किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, अपितु मानव संसाधन विकास में वर्धन करता है, जिस पर देश के कई क्षेत्रक निर्भर करते हैं। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अपनी क्षमता एवं बीमारी से लड़ने की योग्यता को पहचानने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है आपका पांचवा प्रश्न, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य का अर्थ जीवित रहना मात्र नहीं है। स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढ़ता शामिल है। स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, दवा नियंत्रण, प्रतिरक्षण एवं खाद्य मिलावट निवारण आदि बहुत से क्रियाकलाप शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह ठीक से काम नहीं कर सकता। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता और अपने देश की उत्पादकता को कम करता है। इसलिए किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से
आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका छठा प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। क्या लिखेंगे उत्तर? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा, चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, वन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं खनन आदि शामिल हैं। बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में, तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, बीमा, पर्यटन एवं स्वास्थ्य आदि आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर आता आपका सातवां प्रश्न, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, वे क्रियाएं जो देश की आय में वृद्धि करती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जो क्रियाएं आय के लिए की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, और वे क्रियाएं जो आय के लिए नहीं की जाती उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। यदि कोई माँ किसी होटल में खाना बनाती है और उसे उसके लिए पैसे मिलते हैं तो यह एक आर्थिक क्रिया है। जब वह अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो वह एक गैर आर्थिक क्रिया कर रही है। ठीक है, समझ गए ना आप किस प्रकार से आप आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आठवां प्रश्न है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, यानी कि कम वेतन वाले कार्यों में। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, महिलाएं निम्नलिखित कारणों से निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं, और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाजार में किसी व्यक्ति की आय निर्धारण में शिक्षा महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। भारत में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम शिक्षित होती हैं, उनके पास बहुत कम शिक्षा एवं निम्न कौशल स्तर है, इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। दूसरा कारण लिखेंगे बच्चों, 6 पॉइंट बनाकर लिखें। ज्ञान व जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो उन्हें कम मजदूरी देते हैं। उन्हें अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा कारण, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रायः कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर आपका 9वां प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। उत्तर में लिख सकते हैं आप, बेरोजगारी का अर्थ है जब लोग काम करने की इच्छुक हों किंतु उन्हें रोजगार ना मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने में आती है। कामगार जनसंख्या में 25 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं, यानी कि 25 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। आप जानते हैं क्या अंतर है, आपने पाठ में पढ़ लिया होगा बच्चों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप प्रच्छन्न बेरोजगारी और हेडिंग डालकर लिखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा प्रायः किसी क्रिया से जुड़े परिवारों के सदस्यों के साथ होता है। काम में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहां 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा लिया जाए तो भी उत्पादकता कम नहीं होगी। ये 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मौसमी बेरोजगारी और हेडिंग डालकर लिखेंगे, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्ष के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालिक रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बिजाई, कटाई, निराई और गहाई की जाती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 11वां प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो क्यों है बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में लिख सकते हैं, शिक्षित बेरोजगारी शहरों में एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आती है क्योंकि कुछ वर्गों में अतिशेष जनशक्ति अन्य क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी के साथ साथ विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों में बेरोजगारी व्याप्त है, जबकि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी तकनीकी कौशल की कमी है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है।
ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों 12वां प्रश्न है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो आप जानते हैं किसमें? उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, हमारी अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक कृषि क्षेत्र है, किंतु हाल ही के वर्षों में प्रचंड बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में गिरावट आई है। कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रमिक द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में जाना चाहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक लघु स्तर विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में श्रम का सबसे बड़ा अवशोषक विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्रक में कई नई सेवाओं का आगमन हुआ है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी। हाल ही के वर्षों में बीपीओ अथवा कॉल सेंटर उद्योग में सर्वाधिक नौकरी के अवसर पैदा हुए हैं। मध्यम रूप से शिक्षित युवा वर्ग के लिए ये वरदान साबित हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। और फिर आता आपका 13वां प्रश्न, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो सुझा सकते हैं बच्चों, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने हेतु निम्नलिखित उपाय सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और कौन कौन से उपाय? पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केवल किताबी ज्ञान देने की अपेक्षा अधिक तकनीकी शिक्षा दी जाए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शिक्षा को अधिक कार्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए। एक किसान के बेटे को साधारण स्नातक की डिग्री देने की अपेक्षा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि खेत में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, गैर शिक्षा को लोगों को स्वावलंबी एवं उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शिक्षा के लिए योजना बनाई जानी चाहिए एवं इसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर 14वां प्रश्न है, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? तो जानते हैं बच्चों आप कुछ ऐसे गांवों को या उनकी कल्पना कर सकते हैं। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हाँ, मुझे अपने माली द्वारा सुनाई गई कहानी याद आती है। उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसके गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कों, बाजार और यहाँ तक कि पानी व बिजली की उचित आपूर्ति का भी अभाव था। गांव के लोगों ने पंचायत का ध्यान इन सभी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। पंचायत ने एक स्कूल खोला जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। जल्द ही गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे और वहां कई प्रकार की तकनीकों का विकास हुआ। अब गांव वालों के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पानी एवं बिजली की भी उचित आपूर्ति उपलब्ध थी। सरकार ने भी जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए थे। कृषि और गैर कृषि क्रियाएं भी अब आधुनिक तरीकों से की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, याद भी करते रहे साथ साथ। अगला प्रश्न है फिर आपका 15वां, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी? यदि किसी को तो क्यों? उत्तर लिखेंगे, जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार लोग भी बहुमूल्य संसाधन हैं। लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं है, अपितु वे राष्ट्रीय संपत्तियों के उत्पादक भी हैं। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भूमि एवं पूंजी का प्रयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते। यदि हम लोगों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें तो जनसंख्या के बड़े भाग को परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। हम जापान का उदाहरण सामने रखते हैं। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इस देश ने अपने लोगों पर निवेश किया, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अंततः इन लोगों ने अपने संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करने के बाद नई तकनीकी विकसित करते हुए अपने देश को समृद्ध एवं विकसित बना दिया है। इस प्रकार मानव पूंजी अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 15वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।